तो सिख राज्य एवं आंगल सिख युद्ध, ठीक है, जहां तक हुआ था उसे आगे आज लेकर चलेंगे, ठीक है, कोशिश रहेगा 1885 तक जाके समाप्त करें। सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता की बात करें तो बंदा बहादुर था। 1716 में उसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उसका वध कर दिया गया, ठीक है, बंदा बहादुर का, ठीक है, फारूकसियर ने वध करवाया था, ठीक है। बंदा बहादुर के बाद सिख मतलब नेतृत्वहीन हो गया था, मतलब विदाउट लीडरशिप के, कोई मतलब लीडर नहीं था। इसी समय सिखों ने, ठीक है, सरबत खालसा एवं गुरु माता की प्रथाओं का आरंभ किया, ठीक है। तो सरबत खालसा एवं गुरु माता की प्रथा किससे संबंधित है? तो सिखों से संबंधित है, याद आपको रखना है, ठीक है। बैसाखी एवं दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं करनी प्रारंभ की। ये सभाएं ही सरबत खालसा कहलाती थी। इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मानकर, मतलब गुरुमता पुकारा जाता था। मतलब गुरु का मत मतलब क्या था? गुरुमता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1748 में कपूर सिंह ने दल खालसा की गठन की व्यवस्था की, ठीक है। तो 1748 में दल खालसा किसने बनाया? ठीक है, ये खालसा पंथ नहीं है, दल खालसा की बात हो रही है, तो कपूर सिंह ने बनाया था। अच्छा। किसने बनाया था? हाँ। कपूर सिंह ने बनाया था, अच्छा। ठीक है। खालसा पंथ है 1699 वाला, ये हाँ, दल खालसा कितना है। था? ये दल खालसा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। दल खालसा 1753 में प्रारंभ हुई। राखी प्रथा ने इसकी स्थिति वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, ठीक है। तो बोलेंगे दल खालसा की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के कारण क्या था? राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया, ठीक है। अब देखिए राखी प्रथा क्या होता था। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में उपज का 1/5 लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था, ठीक है। मतलब गांव को मतलब 1/5 मतलब हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है, उपज के 1/5, और उसके बदले में मतलब क्या करती थी दल खालसा? मतलब क्या करती थी? तो उनकी मतलब सुरक्षा को मतलब सुरक्षा को मतलब सुनिश्चित करती थी, ठीक है। यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना, ठीक है। यही यही चीजें जो थी आगे चल के सिखों का राजनीतिक आधार का मतलब क्या बनता है? राजनीतिक अधिकारों का आधार बन गया, ठीक है। सिखों अपने छोटे राज्यों के निर्माण किया, जिन्हें मिस्र कहते थे, ठीक है। क्या पुकारते थे? सिख के जो छोटे छोटे राज्य जो थे क्या था? वो मिस्र थे, ठीक है। अब इसी मिस्र में से एक आते थे आपके रंजीत सिंह, ठीक है। रंजीत सिंह की बात करेंगे ना, पंजाब के सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक जो थे रंजीत सिंह ही थे। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए, जिन्होंने पंजाब के बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान पेशावर कश्मीर एवं लद्दाख तक के अपने राज्य का विस्तार किया। यहाँ से प्रश्न कश्मीर को लेकर पूछता है, ठीक है। बोलता है कश्मीर पे इनका अधिकार था कि नहीं? तो कश्मीर पे इनका अधिकार था। अब रणजीत सिंह के बारे में एक झलक में देख लेते, 1780 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? महासिंह था, ठीक है। मिस्र की बात करेंगे तो शुकर चकिया मिस्र से आते थे। 1798 में काबुल के शासक, ठीक है, जमान शाह का पंजाब पे आक्रमण किया। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को मतलब क्या किया? पराजित कर दिया। कब? तो 1797 में। अब यहाँ पे रंजीत सिंह की बात करें, सिखों के नेता बन गए, ठीक है। रंजीत सिंह ने, ठीक है, जामन शाह की 12 तोपों को, ठीक है, चिनाब नदी में गिर गई थी, उन्हें निकलवा कर वापस भिजवाया। रंजीत सिंह ने जामन शाह के 12 तोपों का मतलब क्या हुआ? चिनाब नदी में मतलब क्या होता है? गिर गया था, उसे निकलवा के वापस भिजाया। इसी वजह से मतलब क्या होता है ना, दोनों में दोस्ती भी हो जाती है, ठीक है। इस सेवा के बदले जमान सिंह ने रंजीत सिंह को, ठीक है, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। और इसी क्रम में क्या होता है? 1799 में लाहौर पे अधिकार हो गया, और मतलब लाहौर को अपनी राजधानी बना दी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लाहौर पे अधिकार इसका कब हो गया था? 1799 हो गया। पहले पे लाहौर पे किसका अधिकार था? जमान शाह का मतलब क्या था? लाहौर पे अधिकार था, ठीक है। आप चलेंगे और भी इनके बारे में पर जानेंगे। तो 1806 में रंजीत सिंह एवं जनरल लेके के बीच मतलब संधि हुई, ठीक है। तो जनरल लेके के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है। संधि में क्या क्या था? तो रणजीत सिंह ने होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहा है, ठीक है। रणजीत सिंह ने होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहा, ठीक है, ध्यान में, क्योंकि अमृतसर क्या थी इनकी? क्या थी? धार्मिक राजधानी बनेगी आगे चल के। अंग्रेज अब पंजाब से अपनी सेना हटाएंगे। रणजीत सिंह ने मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके मित्रवत बने रहने उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। मतलब दोनों के बीच में अगर संबंध अगर अच्छे रहते हैं तो आक्रमण नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप देखते हैं रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार, ठीक है। तो 1809 में अगर बात करेंगे तो रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की, ठीक है। कांगड़ा कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो 1809 में मतलब उन्होंने मतलब क्या किया? तो कांगड़ा विजय किया। 1813 में अफगान अमीर, ठीक है, शाह शुजा ने कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया, मतलब शाह शुजा से कोहनूर हीरा भी प्राप्त किया, ठीक है। सात शुजा की जान भी ये बचाते हैं, जेल में बंद रहता है बेचारा, ठीक है। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया, तथा शाह शुजा को मतलब क्या किया? कोहनूर हीरा भी मतलब प्राप्त होता है। तो इसको रंजीत सिंह के कोहनूर हीरा किससे प्राप्त होता है? तो शाह शुजा से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1813 में अटक को भी जीत लिया, ठीक है। अटक कहाँ पड़ता था? 1813 में अटक को भी मतलब इन्होंने जीत लिया। 1818 ईस्वी में मुल्तान विजय भी मतलब की, ठीक है। 1818 में मुल्तान विजय, 1813 में अटक को जीता, 1813 में कश्मीर को जीता, ठीक है। 1700 कब? यहाँ पे देखेंगे 1797 98 में किसको जीत लेता है? तो किसको जीत लेता है?
1799 में लाहौर को जीत लेता है, ठीक है, लाहौर ध्यान में को। रखिए। काबुल पे आक्रमण होता है 1797 में, ठीक है। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। आप चलते 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित करके कश्मीर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1819 में देखेंगे, ठीक है, अफगान गवर्नर जब्बर खान को पराजित करके कश्मीर पे मतलब अधिकार कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 1820 से 21 में डेरा गाजी खान ने डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया, ठीक है। 1820 से 21 में डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को मतलब क्या किया इन्होंने, जीत लिया। लेकिन पेशावर विजय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1832 में मतलब क्या हुआ, तो पेशावर विजय हुआ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1833-34 में पुजारी कबीले को पराजित करके शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेज को दे दिया, ठीक है। तो 1833-34 में पुजारी कबीलों को पराजित करके शिकारपुर पे मतलब क्या किया, अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में जाकर इसे अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। और 1839 में मतलब क्या था, महाराणा रंजीत सिंह की मतलब क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक ही आंख से देख सकते थे ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रंजीत सिंह, ठीक है। देखेंगे रंजीत सिंह का मतलब उत्तराधिकारी कौन कौन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहला इनका उत्तराधिकारी खड़ग सिंह होंगे। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन होंगे, खड़ग सिंह, जो कि रंजीत सिंह के पुत्र थे, ठीक है। ये मतलब 1839 से लेकर 40 तक मतलब शासक होते हैं, ठीक है। उसके बाद शेर सिंह आते हैं। शेर सिंह की बात करेंगे तो रंजीत सिंह के ये भी पुत्र थे। 41 से लेकर 43 तक मतलब ये शासक रहेंगे। और उसके बाद आता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की बात करें, दलीप भी कहीं कहीं पे लिखा होता, अल्प वयस्क थे, कम उम्र के थे, ठीक है। रंजीत सिंह के तीसरे पुत्र थे। ये 1839 से लेकर 1843 से लेकर 1849 तक रहेंगे। 1849 में ही मतलब क्या होगा, तो सिख राज्य को मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मतलब क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे दिलीप सिंह के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी, आंगल सिख युद्ध था, ठीक है। इसका मंत्री वगैरह से विश्वासघात रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे अल्पवयस्क दिलीप सिंह की माँ रानी जिंदन संरक्षिका के रूप में मतलब शासन कर रही थी। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी, जिस कारण लाहौर दरबार उनसे डरने लगा था, ठीक है। जिस कारण लाहौर दरबार जो था उनसे डरने लगा था। सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदल एवं उसके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यही सोचकर कि यदि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र का विस्तार होगा, यदि पराजित हुई तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगा, ठीक है, खालसा सेना। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम प्रथम से आंगल सिख युद्ध जो होता है, जो कि कब से कब तक चलता है, तो 1845 से लेकर 46 तक आपका चलेगा। प्रथम आंगल सिख युद्ध मतलब चलेगा कहां से कहां तक, 1845 से लेकर 1846 तक चलेगा, ठीक है। इसमें मतलब 4 लड़ाई हो जाता है, लेकिन निर्णायक लड़ाई कौन रहता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले मुदगी की लड़ाई, फिरोजपुर का युद्ध, ठीक है, अलीबाल का युद्ध, ठीक है, सुबा राव का युद्ध, ठीक है। 4 लड़ाई होते, कौन कौन लड़ाई होते, रिपीट कीजिएगा। मुगदी का युद्ध 1845, फिरोजपुर का युद्ध 1845, अलीवाल का युद्ध 1846 और सुबराव का युद्ध 1846। सारे युद्ध में होता क्या था, सारे युद्ध में आप देखोगे, ठीक है, सिख सिख सेना मतलब सारे के सारे युद्ध में मतलब क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, ठीक है। अंतिम में जाके मतलब क्या होता है, 9 मार्च 1846 को यह संधि अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच हुई। शर्तें क्या क्या थी, दिलीप सिंह को रानी जिंदन की संरचना में राजा स्वीकार कर लिया गया। सतलज के पूरब प्रदेश में जालंधर के दाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया। कितने करोड़, 1.5 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया। 50 लाख रुपए मतलब नगद तथा 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया, ठीक है। 1 करोड़ के बदले कश्मीर किसे दे दिया गया, गुलाब सिंह के हाथों मतलब बेच दिया गया, जिसमें 50 लाख रुपया नगद देने की बात कही गई थी, ठीक है। सिख सैनिकों की संख्या को मतलब क्या कि कम निश्चित कर दी गई। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, ठीक है। और सारी अंग्रेज रेजिडेंट का नाम क्या था, मेटकॉप था सर, ठीक है। अंग्रेजों के परामर्श में बिना किसी विदेशी सेना को नहीं रखा जाएगा। तब बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब भी आप करोगे संधि जब करेंगे तो क्या होता था, हमेशा यही ध्यान में रखा जाता था, तो ये विदेशी के साथ किसी प्रकार का संधि नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन था, पर किसी भी तरह का विदेशी सेना आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या होता था, भैरववाल की संधि होती है, ठीक है। फिर से भैरववाल की संधि, ये डेट कई बार पूछा, भैरववाल की संधि, ठीक है। भैरववाल की संधि की बात करें 16 दिसंबर 1846 को होती है। कब होती है भैरववाल की संधि, बोलिए एक बार। 16 दिसंबर 1846 ईस्वी। बहुत सुंदर, 16 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि होती है, ठीक है। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना इस विद्रोह का दमन करने के दिलीप सिंह को पुनः एक संधि की। शर्तें क्या थी, रानी जिंदन की संरचना समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन का प्रावधान दिया गया, ठीक है। अंग्रेज रेजिमेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों
की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल कर सकेगी, ठीक है। तो अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में, ठीक है, 8 सिख सरदारों की एक मतलब परिषद बनाएगी जो कि शासन की मतलब देख रेख करेगी। लाहौर में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका दिलीप मतलब जिसका खर्च कौन देंगे, तो लाहौर के शासक दिलीप सिंह देंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब यही शर्त जब टूटता है तो फिर से मतलब दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब क्या हो जाता है, तो मतलब ठीक है, दूसरा मतलब सिख मतलब युद्ध मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस युद्ध में मुख्यतः 3 लड़ाई होती है। पहला होता है रामनगर का युद्ध, क्या होता है, रामनगर का युद्ध, ठीक है। तो रामनगर के युद्ध में मतलब क्या होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं, ठीक है। क्या होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं, ठीक है। एक युद्ध आपके लिए एग्जाम में बार बार पूछता है, चिलियावाला का युद्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध जो है, आपने अभी फिल्म देखा होगा, एक फिल्म जैसे मिट्टी, क्या नाम है फिल्म का, अक्षय कुमार का ये जो सर फिल्म जो आया अक्षय था कुमार सिख के वाला ऊपर, क्या? हाँ, उसमें अक्षय कुमार चिलियावाला का का युद्ध जो दिखाया आया हुआ था है, ना। ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, सिख मतलब विजयी हुए थे। चिलियावाला के युद्ध में कौन विजयी हुए थे, सिख जो थे क्या होते विजयी हुए थे, ठीक है। आप देखिए गुजरात नगर का युद्ध, ठीक है, गुजरात नगर का युद्ध 1849 में अंग्रेज मतलब इसमें विजयी हुए थे। तो आपको 2 युद्ध का नाम बार बार याद रखना है। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध में 3 युद्ध होंगे, रामनगर का युद्ध हो जाएगा, चिलियावाला का युद्ध हो जाएगा, और तीसरा युद्ध जो होगा गुजरात नगर का युद्ध होगा, ठीक है। तो रामनगर का युद्ध और गुजरात नगर का युद्ध, ठीक है, दोनों नगर वाला युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहेंगे, ठीक है। सारे के सारे होंगे 49 में, ठीक है। एक रामनगर का 48 में होता, बाकी चिलिया वाला और मतलब गुजरात का युद्ध 49 में होता। चिलिया वाला का युद्ध 1849 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी विजय रहे थे, ठीक है। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों सेनापति इसमें क्या था, ह्यू गॉफ था। क्या नाम था उसका, अंग्रेजी सेनापति का क्या नाम था, ह्यू गॉफ था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है 1800, यहाँ पे भैरव वाले की संधि कब हुई थी, 16 दिसंबर 1846 को हुई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या था, 1849 में सिख राज को अंग्रेजी राज्य में मतलब पूरी तरीके से मतलब मिला लिया गया। दिलीप सिंह को मतलब पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ में इंग्लैंड भेज दिया गया। इनका ज्यादातर बचपन जो था एलिजाबेथ के साथ मतलब गुजरता है। महारानी क्या नाम था, महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया थी, कौन थी, ब्रिटिश जिस समय आजादी के समय, उन्हीं के समय इनका ज्यादातर समय बीतता है। ये बाद में जाके एक होटल में पेरिस में, ठीक है, मृत पाया जाता है, ठीक है, आगे चल के। आप इस शराब वगैरह पीने लगे थे, अब पेरिस में ही इनकी मृत्यु, पूछा दिलीप सिंह की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में होती है। काफी अल्प आयु में चले जाते हैं, उसके बाद कभी वापस लौट के भी नहीं आते, ठीक है। वहीं पे मतलब क्या कर इनका परिवर्तन हो जाता है, सिख धर्म को छोड़ के, ठीक है, ईसाई धर्म में ये परिवर्तन खुद को कर लेते हैं, ब्रिटिश महिला से शादी कर लेते हैं, या पूरी तरीके से मतलब विदेशी ही बन जाते हैं, ठीक है, कभी वापस भी नहीं आते हैं। कंपनी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिख राज्य आपका क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीटेशन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको बताइए रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1780। 1780 में हुआ था, ठीक है। सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता कौन थे, बंदा बहादुर। ये इसको बंदा बचपन का बहादुर थे, नाम ठीक है, ध्यान लगता में, है। बंदा बंदा बहादुर थे, बहादुर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसमें से सिखों ने सर्वत खालसा गुरु मत्ता की प्रथाओं का प्रारंभ किया। गुरु मत्ता क्या था, तो गुरु जो कह देते थे, गुरु जो इन सभाओं का वही था। निर्णय जो होता था, गुरु का मत मानते थे, उसी को बोलते थे। खालसा संगठन की स्थापना की, दल खालसा की स्थापना किसने की, कपूर किधर, सिंह। कपूर सिंह। ठीक है। ये 2 बार होता रहा, ठीक है, बैसाखी में, दिवाली के बस में 2 बार सिखों की अपनी सभाएं करनी प्रारंभ की। ये सभाएं ही सर्वत खालसा कहलाती थी। सर्वत खालसा 2 बार होता था, वैशाली पे और मतलब दिवाली पे, ठीक है। बैसाखी ध्यान पे में, ही हाँ, 2 बार कपूर होता सिंह, है। ठीक है। तो दल खालसा 1753 में प्रारंभ हुई। राखी प्रथा इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। राखी प्रथा में क्या होता था, तो भूमि का उपज का 1/5 भाग मतलब क्या होता था, देना होता था, ठीक है। चलिए, सिखों ने अपने छोटे राज्यों के निर्माण किया जिन्हें मतलब क्या मिसल कहते थे, ठीक है। आगे चल के पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे, तो महाराजा रंजीत सिंह होंगे, ठीक है। महाराजा जो कि अपने रंजीत सिंह। मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख सभी जगह पर अपने राज्य का मतलब क्या किया, तो विस्तार किया, ठीक है। जन्म की बात करेंगे, जन्म कब हुआ, 1780 में जन्म हुआ था। 1780। पिताजी का नाम क्या था, महासिंह था। कौन से मिसल से आते थे, कई बार प्रश्न पूछा, शुकर चकिया मिसल से शुक्र आते थे। चक्र। सबसे पहले काबुल पे आक्रमण किया था 1797 में, ठीक है। काबुल का शासक उस समय कौन था, तो जमन शाह काबुल के शासक, जमान शाह, ठीक है। बाद में जाके दोनों की दोस्ती हो जाती है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, लाहौर तुम ले लो। 1799 में क्या करता है, लाहौर को मतलब दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे संधि हुआ था 1806 में, ठीक है, लेके के साथ संधि हुआ था, ठीक है। ध्यान में, इसमें शर्तें क्या थी, अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे, रणजीत सिंह होलकर को अमृत छोड़ने को कहेंगे, ये सारी शर्तें इसमें थी, ठीक है। ये सब नहीं पूछता, हाँ ये पूछता है रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय कब किया था, 1809 में, बता कांगड़ा विजय किया। पेशावर विजय 1832, याद रखिए। और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 3 हुए, खड़क सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ठीक है। सबसे छोटा बेटा का नाम क्या था, दलीप सिंह।
आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है, खड़क सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह शासक बनेंगे। अंतिम रूप से जिस समय सिख राज्य का विघटन हो जाएगा, दिलीप सिंह मतलब शासक होंगे, जो कि अल्पवयस्क थे। माँ का नाम क्या था? रानी जिंदन जो थी माँ की नाम थी, ठीक है। इनके समय में क्या होता है, तो इसके समय 4 युद्ध आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मधुपुर का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, ठीक है, अलीवाल का युद्ध, मतलब सुबर गांव का युद्ध, ठीक है। सारे के सारे युद्ध में मतलब क्या होता है, अंग्रेज जो थे जीतते हैं, मतलब सिख जो थे पराजित हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लाहौर की संधि कब होती है? लाहौर की संधि तो 1846 में लाहौर की संधि होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्या था इसमें? सिख राज्यों को 1.5 करोड़ रुपया देना था, 50 लाख रुपए नगद देने थे, और 1 करोड़ रुपया न देने पे मतलब कश्मीर को दे देना था। और कश्मीर को किसके हाथों बेचा गया? तो गुलाब चंद के हाथों बेचा गया, ठीक है। किस नदी को सीमा बना दिया गया? तो यह भी प्रश्न होता है, सतलज नदी को सीमा माना गया, ठीक है। सतलज नदी के पूरब के प्रदेश जालंधर एवं दाब क्षेत्र अंग्रेजों का आधिपत्य होगा, ठीक है। पूरब का क्षेत्र ब्रिटिश को दे दिया गया था। अब चलेंगे आगे, तो यहाँ कुछ प्रश्न और भी यहाँ से बन जाते हैं, जैसे कि भैरववाल की संधि कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुई थी, ठीक है। रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 1848। चिलियावाला का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है? 1849 में हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है युद्ध? क्योंकि चिलियावाला इसमें का युद्ध क्यों सिख इंपॉर्टेंट है? विजयी हुए थे, सिख हाँ, विजयी क्योंकि हुए इसमें सिख विजयी हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस समय मतलब कौन था सिख, तीनों युद्ध में मतलब सिख सेनापति कौन था? सॉरी, ब्रिटिश थे। सेनापति कौन था? ब्रिटिश सेनापति ये थे, गॉफ। क्यों गॉफ था? गॉफ नाम था, ठीक है, क्या नाम था? गॉफ नाम था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे, कंपनी के तरफ आ जाते हैं, कंपनी के प्रमुख नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना क्या होती है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक मिनट। तो सबसे पहले देखें कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राज्यों से वसूल करना प्रारंभ किया गया। प्लासी के युद्ध में जीतते हैं, बिहार बंगाल इस सब पे धीरे धीरे इनका अधिकार होने लगता है। तो ये मतलब क्या करेंगे? तो ये आप करेंगे, इससे मतलब क्या करेंगे? राजस्व वसूल करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम 1772 वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करके, ठीक है, भू राजस्व वसूल करना मतलब शुरू किया। तो 1772 में किसके द्वारा, ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया? तो क्या बताएंगे? ठीक है, हेस्टिंग्स को द्वारा द्वैत शासन को लगाया किसके द्वारा किया था? क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1772 जिसमें वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। 1777 में व्यवस्था समाप्त हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्वैत शासन जो समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, उसके जगह पंचवर्षीय, ठीक है, बंदोबस्त लागू किया गया, जो कि 1772 में शुरू होता है और 1777 में मतलब समाप्त हो जाता है। 1777 में यह व्यवस्था समाप्त हुई, तो उसकी जगह पे 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू हुआ। इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष भू राजस्व निर्धारित किया जाता है, जो कि 1789 से लेकर 1790 तक चलती रही। अब यहाँ से प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, जो कि बहुत ध्यान है, डाटा को रख लीजिए, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में कब आया? 1793। ठीक है, बंगाल में था, उड़ीसा में था, बिहार में था, उत्तरी कर्नाटक में था, वाराणसी में था, ठीक है। इसके 19% भूमि पे, भारत के संपूर्ण भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पे आपको मतलब अस्थाई बंदोबस्त आपको देखने को मिलता है? 19% भूमि पे आपको भारत में आपको अस्थाई बंदोबस्त देखने को मिलता है, ठीक है। रैयत बाड़ी की बात करेंगे तो 1792 में आएगा, सही है, 1792 92 सही है। मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा भूमि पे ही था, 51% भूमि पे, ठीक है, क्या था? रैयतवाड़ी। अब आते हैं हम, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था, संयुक्त प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत एवं पंजाब में आपको ये था, ठीक है, ध्यान में 30% भूमि पे था, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त कौन लगाया? कॉर्नवालिस, ठीक है, ध्यान में किसने? तो कॉर्नवालिस ने, ठीक है।
महालबारी तो हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। ये रैयतबारी किसने था? मुनरो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद 1793 अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था परिवर्तित हो गई। इसी को जमींदारी व्यवस्था पे इस्तेमारी व्यवस्था कहते थे, क्योंकि मुख्यतः जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया था इसमें। तो 1790 में मतलब ये 10 वर्षीय व्यवस्था का मतलब क्या किया, लोगों के सामने सुझाव रखा, जो कि 1793 में मतलब क्या होता, पास हो जाता है। इसको जमींदारी व्यवस्था या फिर इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मुख्यतः 10 वर्षों के लिए किया जाता था, ठीक है। ज्यादा भी होता था लेकिन कम से कम 10 वर्ष, ठीक है। इस व्यवस्था में जमींदार भूमि का स्वामी माना गया। जमींदार भी कर देने के लिए उत्तरदायी, जमींदार भी कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। जमीन कर किससे वसूलेगा? तो जमींदार कर किससे वसूलेगा? तो किसानों से वसूलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, क्या था इसमें? तो 1790 में जिस क्षेत्र में इकाई से सरकार को कर प्राप्त होता था, उस पे 10/11 भाग जमींदार को देना होता था, ठीक है। 10/11 भाग मतलब किसे देना पड़ता था? जमींदार को, सरकार को देना पड़ता था। मतलब जमींदार को कितना मिलता था? तो 1/11 भाग मिलता था। जमींदार को कितना मिलता था? 1/11, मतलब 11 हिस्सा में 10 हिस्सा सरकार को जाएगा, 1 हिस्सा जमींदार को होगा। जमींदारों को किसानों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। अब जमींदार के साथ किसानों के साथ स्वतंत्र स्थापित संबंध स्थापित होगा तो 1/11, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये, 11 रुपया है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहीं से 11 रुपया मिल रहा है, तो आप सरकार को 10 रुपया दे रहे हो, ठीक है। तो आपको मतलब क्या 1 ही रुपया का बचत होगा, होगा ना। लेकिन आपको बोल दिए से तुम समझो, क्या करोगे नहीं करोगे, मरो कटो डजेंट मैटर, हमको मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 11 के जगह 22 रुपया वसूलना शुरू करेंगे किसानों से। 20 रुपया दे देंगे किसको? सरकार को। 2 रुपया मेरे पास बचत आएगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जमींदारों को जब स्वतंत्र जब छोड़ दिया गया, तो इससे मतलब किसानों के ऊपर मतलब बड़ा जुल्म होने लगा, ठीक है। अब बात की यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, ओडिशा तथा बाद में वाराणसी के क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। पूरे पूरे ब्रिटिश भारत में 19% भागों पे मतलब क्या था, लागू था। इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था, जबकि जमींदार किसानों से 60 करोड़ रुपए वसूल करता था। समझ रहे कितना गुना? देख रही है डाटा, 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त। अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र से लगभग पहले 4 करोड़ रुपया मतलब वसूल होता था, और उसके जगह पे आप मतलब जमींदार कितने करेंगे, 60 करोड़ रुपया वसूल करेंगे। जो ऊपर में एक सिंपल सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ये नहीं देख रहे सब सरकार को ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे सरकार अगर ज्यादा वसूल है, तो सरकार को अगर ज्यादा दे रहे हैं तो मेरा भी बजट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस कारण क्या करेंगे, ये मतलब जमींदारों से मतलब जमींदार मतलब किसानों से मतलब अधिक से अधिक मतलब वसूल करेंगे, ठीक है। इसी को दूरभाषी व्यवस्था भी कहा जाने लगा, जो कि उप जमींदार के द्वारा अतिरिक्त शोषण किया गया, ठीक है। इसी को दूरभाषी व्यवस्था, दूरभाषी व्यवस्था क्या होता था, समझा दे रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। जमींदार धीरे धीरे अय्याश हो गए। क्या हो गया? जमींदार धीरे धीरे अय्याश हो गए। ये क्या करेंगे, ये ब्रिटिश की तरह ठाट बाट से जाके शहरों में जाके रहने लगे, बड़े बड़े महलों में जाके रहने लगे, ठीक है। इनका खेत कहाँ पे होगा, तो इनका खेत मतलब गाँव में होगा, ठीक है। तब गांव में ये इसको वसूलने के लिए क्या करेंगे, गांव में इसको वसूलने के लिए क्या करेंगे, अपने जगह पे मतलब क्या करेंगे, और भी मतलब छोटे छोटे लोगों का चयन कर देंगे। अब छोटका लोग जो समझेगा, सोचेगा जमींदार को तो हम पैसा दे ही रहे, तो हम थोड़ा और ज्यादा वसूल लेते। जमींदार बोला चलो ठीक है, कोई मैटर नहीं है, तुमको हमको इस खेत से 100 रुपया वसूल के देना है, ठीक है। ये छोटा वाला बोलेगा 100 रुपया तो हम जमींदारों को दे देंगे, मेरा क्या बजट होगा, तो हम कम से कम 120 रुपया वसूलेंगे, ठीक है। तो ये 20 रुपया इसके पास रह जाता था। इससे मतलब क्या हुआ, किसानों का और भी मतलब क्या हो गया, अधिक मतलब क्या हो गया, शोषण होना मतलब प्रारंभ मतलब शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको मतलब दूरभाषी व्यवस्था भी कहते थे, जिसमें मतलब किसान जो थे, जमींदार जो थे, खुद टैक्स नहीं वसूलते थे, अपने किसी अधीनिष्ठ अधिकारी से, अधीनिष्ठ व्यक्ति से मतलब क्या करते थे, टैक्स की वसूली करते थे, जिसको उप जमींदार के द्वारा जाना जाता था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। चलिए, सो गए क्या सभी लोग? नहीं सर, अभी नहीं सोए। लेकिन नींद तो आ ही रही है। नहीं आ रही है। चलिए, कम से कम बंदोबस्त वगैरह सब कर देते हैं, ठीक है। और लोगों की आवाज तो आ नहीं रही है, ठीक है। अब देखेंगे रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या होता था। तो इस व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों के साथ में राजस्व संबंध स्थापित। रैयतवारी, रैयत का मतलब मालिक, ठीक है। कौन होते थे किसानों का मालिक, सॉरी जमीनों के मालिक कौन होते थे, किसान होते, इनके ऊपर रैयत कहा गया, ठीक है। इस व्यवस्था की बात करेंगे तो कर्नल डीड
थॉमस मुनरो जो थे, ये व्यवस्था भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पे लागू थी। 51% क्षेत्रों पे आपको रैयतवाड़ी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना था तथा कृषक हितों में वृद्धि करना था। दोनों को दोनों था, लेकिन सरकारी आय में तो वृद्धि हुई, लेकिन कृषक के हित जो थी इसमें भी वृद्धि नहीं हुई। कृषक के हित जो था और भी ज्यादा मतलब उनकी स्थिति खराब होती गई, ठीक है। 1792 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में 12 जिले में सबसे पहले लागू किया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे 1820 में मद्रास ये व्यवस्था पूरे मतलब मद्रास में लागू कर दी गई। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। यही हम कंफ्यूज कर रहे 1820 में, ठीक है, क्योंकि 1792 में केवल 12 में लागू किया गया था, ठीक है। और 1820 में क्या होता है, संपूर्ण भारत, संपूर्ण मतलब मद्रास प्रांत में इसको लागू किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो थॉमस मुंडो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में ये व्यवस्था मुंबई प्रांत में भी लागू की गई, ठीक है। कहाँ पे, बम्बई में भी ये लागू हुआ था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग क्षेत्र में लागू हुई। ये पूरे ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग पे मतलब क्या हुआ था, लागू हुआ था। कितने प्रतिशत भूभाग पे, 51% भूभाग पे लागू हुआ था, ठीक है। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 1/2 भाग मतलब कर निर्धारित किया, ठीक है। लगभग 50% टैक्स होता था। कितना होता था, 50% इसमें मतलब टैक्स होता था। सरकार व्यवहारिक रूप से आधे से अधिक कर वसूलते हैं, ठीक है। 50 से 60% के बीच में टैक्स होता था, ठीक है। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दे, बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, ठीक है। इस व्यवस्था में हर 30 वर्ष के बाद भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की। कितने वर्षों पे, तो 30 वर्षों पे मतलब भूमि की सर्वेक्षण और मूल्यांकन की जाती थी, ठीक है। आगे आता महलवारी व्यवस्था क्या था, तो इस समय, ठीक है, महल से तात्पर्य गांव अथवा जागीर से था, ठीक है। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित करता था। यहाँ पे न तो जमींदार से की जाती थी, न तो किसी व्यक्ति विशेष से किया जाता था, ठीक है, रैयत की तरह। ये पूरे गांव से, ये इतना बड़ा गांव है ना, एक गांव को बोला जाता था भाई तुम लोग अपना एक संस्था बना लो, तुम लोग अपना कमिटी बना लो, मुझे गांव से 50,000 रुपया चाहिए, ठीक है। अब गांव को लोग को बोला गया तुम समझो हमको मतलब नहीं, हमको मतलब 5,000 रुपया मतलब चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। 1822 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी रूप से मतलब शुरू की गई। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव के उपज का मूल्य का लगभग 50% मतलब निर्धारित कर दिया। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने तथा गिरवी रखने का मतलब अधिकार दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखिए, महलबारी में, ठीक है। इस व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्रों तथा रजिस्ट्रों का प्रयोग किए जाने लगा। मानचित्र और रजिस्टर का सर्वप्रथम इसी व्यवस्था में मतलब प्रयोग मतलब किया जाता था, ठीक है। इस व्यवस्था को संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू किया गया और मतलब क्या 30% मतलब, ठीक है, इसमें मतलब क्या होता था, 30% भूभाग पे मतलब लागू किया गया। अब ये व्यवस्था गांव में मतलब किया जाता था, तो यहाँ पे देखें इस गांव में, इस व्यवस्था में गांव के मुखिया से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, क्योंकि पूरा गांव के साथ किया जाता था, जिससे मुखिया गांव के किसानों का शोषण किया और किसानों को बेगार भी करवाने लगे। बेगार मतलब बिना पैसा का काम, उसको बेगारी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अंग्रेजों की, तो ये भूमि व्यवस्था था ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों का मतलब क्या देखेंगे, तो अंग्रेजों का मतलब न्याय व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। न्याय व्यवस्था थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक किससे कहते हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स को कहते हैं, ठीक है। इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक मतलब फौजदारी न्यायालय स्थापित किया, ठीक है। एक दीवानी न्यायालय जो कि सामान्य मामलों के लिए, अब फौजदारी मामला तो जानते ही है क्या होता है, उसके लिए मतलब प्रत्येक जिला में मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने एक मतलब न्यायालय स्थापित किया, ठीक है। दीवानी न्यायालय जिला कलेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दीवानी न्यायालय किसके अधीन था, तो जिला कलेक्टर का अधीन था। लेकिन फौजदारी न्यायालय एक भारतीय न्यायाधीश का अधीन था। किसके अधीन था, भारतीय न्यायाधीश का अधीन था, ठीक है। इन दोनों न्यायालय के ऊपर दो न्यायालय, सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे, ठीक है। तो इसके ऊपर दो न्यायालय होते थे, एक होता था सदर दीवानी न्यायालय, दूसरा जो सदर निजामत न्यायालय होता था जो कि गवर्नर जनरल के मतलब अधीन थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सदर दीवानी न्यायालय की अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में होती थी। कहाँ पे होती थी, सदर दीवानी न्यायालय की अपील मतलब कहाँ पे, लंदन के मतलब प्रीवी काउंसिल में होती, ठीक है। और फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय मतलब कहाँ थी, सदर निजामत में थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे, सदर दीवानी न्यायालय की अपीलियन लंदन के प्रीवी काउंसिल में होती थी, जबकि फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय सदर निजामत में होती थी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे कि सबसे पहले फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय जो भारतीय न्यायाधीश के अंतर्गत रखा गया था, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर मतलब सदर दीवानी था, ठीक है।
यहाँ पे सदन निजामत था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो दीवानी न्यायालय की अपील, मतलब यहाँ पे जो दीवानी जो बनाया गया था, इसका अपील करने के लिए आपको लंदन के प्रीवी काउंसिल जाना पड़ता था। जबकि यहाँ पे एक बनाया गया, आपको यहाँ पे आपको क्या बनाया गया, फौजदारी न्यायालय बनाया गया था। तो फौजदारी न्यायालय का अंतिम न्यायालय सदन निजामत थी, ठीक है। सदन निजामत जो था, जो कि गवर्नर जनरल के अधीन था, वहीं पे जाके इसके रिगार्डेड में आप इश्यू क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था का व्यापक सुधार किया। इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड या फिर कॉर्नवालिस संहिता कहते एग्जाम में पूछता कब आया था, तो 1793 में आया था, ठीक है। या जिसमें शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया, इसमें शक्ति का पृथक्करण के बारे में जानकारी दी गई थी, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें 1793 के कॉर्नवालिस कोड में, ठीक है। एक यूरोप में नेपोलियन कोड आता, वो 1804 में आता नेपोलियन कोड, ठीक है। ये कौन था, कॉर्नवालिस कोड था, जो कि कब आएगा, तो ये आपका कब आएगा, 1793 में आएगा, ठीक है। 1793 कॉर्नवालिस ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दीवानी न्यायालय का अधिकार वारेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर किसको दिया था, कलेक्टर को दिया था। एक कॉर्नवालिस ने बोला भाई साहब, पावर एक आदमी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति का पृथक्करण की बात हो रही है, तो जिला कलेक्टर के पावर को मतलब इसने क्या कर कम कर दिया, ठीक है। तो जिला कलेक्टर के दीवानी न्यायालय का अधिकार छीन लिया, बोला सर कलेक्टर का काम क्या, टैक्स को वसूल करना, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। तो बोला इसके पास न्यायिक पावर नहीं होना चाहिए, तो न्यायिक पावर इनसे छीन लेता है, ठीक है। और कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के एक यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किए, ठीक है। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी में कौन था, भारतीय न्यायाधीश था ना, जिला फौजदारी में भारतीय जी न्यायाधीश था सर, ना, ठीक है। उसके जगह पे जी इन्होंने सर। क्या किया, इन्होंने मतलब यूरोपीय न्यायाधीश को मतलब बैठा दिया, ठीक है। और दीवानी न्यायालय के ऊपर कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय न्यायालय बना दी, जो कि कलकत्ता में बना, ढाका में बना, मुर्शिदाबाद में बना, पटना में बना, पूछ देगा, ठीक है। दीवानी न्यायालय के ऊपर कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की, ढाका में की, मुर्शिदाबाद में की और पटना में की, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट की स्थापना की, जो कि अस्थायी न्यायालय था, मतलब कुछ ही दिन के लिए था, अस्थायी न्यायालय था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कौन आएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे। इसके समय निचले स्तर के न्यायिक पदों का भारतीयकरण की शुरू हुआ, ठीक है। इसके समय में मतलब निचले स्तर का जो भी मतलब स्तर के न्यायिक पद था, छोटे छोटे पद जो थे, उस सब का मतलब भारतीयकरण शुरू हुआ, ठीक है। इस संदर्भ में कहा गया कि यदि क्षेत्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना हो, तो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों के न्यायिक पदों पे मतलब क्या होना चाहिए, नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो भारतीयकरण कब हुआ, छोटे स्तर पर न्यायिक पदों का, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ, ठीक है। अब चलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके समय में न्यायिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार किए गए, न्याय व्यवस्था को केंद्रीयकरण किया गया, ठीक है। केंद्रीय पहले विकेंद्रीकरण किसके समय में हुआ था, कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। विकेंद्रीकरण शक्ति का पृथक्करण, लेकिन केंद्रीयकरण किसके समय में हो गया, तो आप देखो किसके समय में हो गया, तो विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। इसी समय विलियम 1833 बेंटिक। नियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना रहे हो, तो डेट मीन सारे स्टेट के गवर्नर जनरल को बेंटिक के अधीन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पावर किसके पास होगा, एक व्यक्ति विशेष के पास होगा। डेट मीन पद का मतलब क्या हो जाएगा, केंद्रीयकृत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। गवर्नर जनरल में उसकी कार्यकारी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। और जब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल में उसके कार्यकारी को पावर दे दिया गया, तो सत्ता का क्या हुआ, सत्ता के यहाँ पे मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण तो नहीं हो, पावर का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा, पावर एक जगह आ गया, इसलिए इसके समय केंद्रीयकृत था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और कॉर्नवालिस ने जो सर्किट कोर्ट का समाप्त, कॉर्नवालिस के सर्किट कोर्ट जो था, जो कि अस्थायी न्यायालय था, उसको मतलब इन्होंने समाप्त कर दिया। और इसने 2 कार्य किए, ठीक है। आगरा में एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना की, और इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत की मतलब क्या की, स्थापना की, ठीक है। और इसने भारत को संचित करने के लिए, सुधार लाने के 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। कई बार पूछा जाता प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की, लॉर्ड मैकाले ने की थी। और प्रथम विधि आयोग कब आया था, तो 1833 में आया था। किसके समय में आया था, तो किसके, विलियम बेंटिंग के समय में आया था। किसके विलियम समय आया था, बेंटिक। विलियम बेंटिंग के विलियम समय में आया बेंटिक। था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। उसका लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 का अधिनियम आया। इसने पुनः मतलब विधि आयोग गठित करने की मतलब सलाह दी। अब फिर से 1854 में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग बना। तो पहला विधि आयोग 1853 में लॉर्ड मैकाले, ठीक है। बात करके फिर से द्वितीय विधि आयोग की बात करेंगे तो 1854 में फिर से मतलब लॉर्ड मैकाले ही, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना जी है। सर। इसी आयोग की संतुष्टि पर 1858 से 61 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, ठीक है, जो कि अभी चेंज किया गया है। यही 2 कानून था जिसके कानून में अभी मतलब चेंज किया गया है। 1858 से 61 के बीच में भारतीय दंड संहिता था, ठीक है। उसको मतलब भारतीय सिविल संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता
भारतीय सिविल कार्य संहिता, तीनों को अभी चेंज कर दिया गया है। आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो पता होगा, ठीक है। 1854 में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग बना था। इसी आयोग की संतुष्टि पे 1858 से 61 तक भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल कार्य संहिता की रचना हुई, जिसके अंग्रेजों के समय के 3 कानून थे जो कि अभी तक चल रहे थे, ठीक है। इसके बाद 1862 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ और इसके सुधार पे प्रमुख प्रांतों में से एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 1862 में कहां पे उच्च न्यायालय स्थापित होगा? तो कलकत्ता में हो जाएगा, कहां पे? चेन्नई में हो जाएगा, और कहां पे होगा? कलकत्ता में, चेन्नई में, और कहां पे? मुंबई। बम्बई में। और 1866 में आपका इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 1935 में मतलब क्या था? 1935 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि मतलब क्या कहलाएगा? संघीय न्यायालय, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा तो ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट में ही था 1774 में, 1774 में सुप्रीम कोर्ट, ये संघीय न्यायालय था, ठीक है, 1935 के एक्ट में, ठीक है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, जो कि आगे चल के भारत का सुप्रीम कोर्ट बन जाता 1950 में। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न न्यायिक सुधार से संबंधित कुछ बातें, उस पर बात करेंगे। विधि आयोग की बात करें 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में, द्वितीय विधि आयोग 54 में आया था मैकाले की अध्यक्षता में। भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे तो 1858 से 61 के बीच में। भारतीय सिविल संहिता की बात करेंगे, भारतीय सिविल कार्य संहिता की बात करेंगे, सब 58 से लेकर 61 के बीच में आएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना के 1862 में होता है। उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है, मद्रास में होता है, बंबई में होता है, ठीक है। और संघीय न्यायालय की बात करेंगे 1935 के एक्ट में था, लेकिन स्थापना कब होती है? 1937 में होती है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 28 जनवरी है कि 26 जनवरी? 26 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। मैंने इस क्लास को जब हम अतीत लेते थे बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से पढ़ा दिया, लेकिन 70 बीपीएससी के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास हम प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं, ठीक है, और ताकि चीजें अच्छी से हो जाए, ठीक है। अभी भी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब स्पीड मतलब पढ़ा दिया।